गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इसमें संज्ञा बतानी है। एक आपको शब्द है जो रेखांकित किया गया है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का मैंने एक वीडियो आप पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा विस्तार से वीडियो बना हुआ है संज्ञा से। तो उसमें मैंने एक प्रश्न बताया था कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, एक पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रश्न बता दूं ताकि उत्तर समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक मैंने प्रश्न बताया था कि जब किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने नाम के साथ में कोई दूसरा नाम लेकर आ जाए तो उस दूसरे नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। ये संज्ञा के जब हम लोगों ने विशेष नियम पढ़े थे, उस विशेष नियम में ऐसे मैंने आपको प्रश्न लिखाए थे। ठीक है, तो क्या कहा गया नियम में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने नाम के साथ में जैसे ही कोई दूसरा नाम लेकर आएगा तो उस दूसरे नाम में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो हम देखते हैं पहला जो प्रश्न हमारा दिया गया है, उसमें कहा गया है पहले प्रश्न में, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। जो यहाँ पे भारत लिखा हुआ है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने संज्ञा की परिभाषा में बताया था कि जब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या प्राणी का जब बोध होता है तो स्थान में, जैसे भारत एक देश है, उसका नाम आया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल देश कहा जाए, विदेश कहा जाए, शहर कहा जाए, नगर कहा जाए, ठीक है, ये सभी स्थान होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये अपने नाम के साथ में दूसरा नाम लेकर आ रहे हैं। कौन सा? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर केवल अलग अलग सिंगल नाम पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, भारत अपने नाम के साथ में जैसे ही दूसरा नाम लेकर आ जाए तो उस दूसरे नाम में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो पहला भारत व्यक्तिवाचक है, अपने नाम के साथ में दूसरा नाम कौन सा लाए हैं? श्रवण कुमार। तो उस श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा वाला, कि आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते, इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो सभी लोग समझ गए होंगे, जो मैंने नियम आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखा जाए कौन सा है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, राम घर जाता है, बस वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे और वहीं पे वाक्य की अंतिम गति रूप ले लिया है और विचार के तार भी टूट गए हैं तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इनसे भी संबंधित मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे कि दो चार प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? उत्तर देना है 20। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? उत्तर क्या देना है? 20 उत्तर देना है। जिसमें दो चार प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है आपका अल्प विराम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अल्प विराम, और एक पूछा जाता है अर्ध विराम। ये दो चिन्ह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं अर्ध विराम। ठीक है, पूर्ण विराम तो लगभग सबको पता होता है, और एक होता है उप विराम। उप विराम ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन प्रश्न हैं जो इनसे चिन्ह जरूर ध्यान रखना, कौन सा किसका चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम है तो कॉमा की तरह प्रयोग होता है। जो अर्ध विराम है, एक बिंदी होती है विसर्ग की और नीचे कॉमा होता है, और उप विराम में दो विसर्ग की बिंदी होती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अल्प विराम है, ये आपका अर्ध विराम है, और ये आपका उप विराम है। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर क्या होगा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। तो दो तीन प्रश्न ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। समास चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक दो प्रश्न बनते हैं, बढ़िया प्रश्न है। अष्टाध्यायी में बहुत से लोग इसको बहुब्रीहि समास में ले जाते हैं, कहते हैं कि पाणिनि जी ने लिखा अष्टाध्यायी को तो तीसरा अर्थ निकलता है, लेकिन द्विगु समास की परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार का ज्ञान होता हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अष्टाध्यायी लिखा है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा 8 अध्यायों का या 8 अध्याय का समूह या 8 अध्यायों का समूह। उसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए अष्टाध्यायी कही गई। 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, अष्टाध्यायी कहा गया। तो 8 अध्यायों का क्या बना, समूह बना। और पहला जो यहाँ पे शब्द आया है वो देखो 8 है, मतलब संख्यावाची है। कैसा है, संख्यावाची है। संख्यावाची है, ठीक है। और आगे देखो किसका बोध हुआ, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, समूह समाहार का ज्ञान हो, तो वहां पे होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। तो इनसे भी संबंधित मैंने बातें की थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि समास के भेद होते हैं 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास को जब पढ़ते हैं तो प्रथम जो पद होता है उसमें मैंने एक आसान तरीका बताया था कि कोई भी उपसर्ग मिल जाए तो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिकूल आ जाए तो अव्ययीभाव समास उत्तर देना होता है। उर्दू फारसी का शब्द मिल जाए, जैसे बेशक, बे उर्दू शब्द है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, एक ही शब्द जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे कहा जाए रातों रात, जैसे कहा जाए दिनों दिन, जैसे कहा जाए बातों बात, गांव गांव, एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि कारक विभक्तियों के आधार पर ये कई भागों में बांटा गया, मतलब 8 भेद होते हैं कारक के, तो इसको 6 भागों में बांटा गया था। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है, और समास विग्रह करने पर है जो और के समान का प्रयोग किया जाता है, और रूपी शब्द का भी, जैसे विद्याधन है तो विद्या रूपी धन या विद्या के समान धन, ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। द्विगु समास जिसकी मैंने बात की उसमें मैंने आपको बताया कि पहला पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए और समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का ज्ञान होना चाहिए। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में वहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करते समय और या आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे कहा जाए कृष्ण अर्जुन तो कृष्ण और अर्जुन, जैसे कहा जाए दुख सुख तो दुख या सुख या दुख, इस तरीके से। और जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो जो हमारा प्रश्न आया था कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। तो इसलिए ऑप्शन पहला सही है, द्विगु समास। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। गोत्र का तद्भव शब्द है गोत्र, तो ये तत्सम तद्भव पूछे गए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं
जिनका प्रयोग हमेशा, कुछ वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग ही हमेशा तत्सम में होता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। तो मैं कुछ तत्सम से तद्भव शब्द लिख रहा हूं, उनका परिवर्तन कैसे होता है देखिए, बहुत आसान तरीका है। जैसे एक है आपका छाछत्री, छा त्रा, एक है वा, एक है शा, एक है अणा, एक है ज्ञा। अब देखिए इन सभी वर्णों का जो प्रयोग होता है वो तत्सम में होता है। किसमें होता है? तत्सम में होता है। ठीक है, देखिए अभी मैं परिवर्तन करूंगा, जितने मैंने वर्ण इधर लिखे हैं इन सबका प्रयोग किसमें होगा? तत्सम में होता है। और एक दो अपवाद भी होते हैं, किसी न किसी वर्ण में एक दो अपवाद होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांशतः आपको ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे पहला प्रश्न दिया गया छा है, तो इसका प्रयोग किसमें हुआ? तत्सम में। ठीक है, ये भैया जितने लिखे हैं ना ऊपर, छा त्रा वा श्रा अणा ज्ञा, इन सब का प्रयोग तत्सम में होगा। अब जब हम परिवर्तन करेंगे तद्भव में, तो परिवर्तन करने पर कौन सा शब्द कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अब जैसे छा है, इसका तद्भव बदलेंगे तो करेंगे खा। छा का क्या होता है? खा। जैसे मान लो हमने एक प्रश्न लिखा क्षीर, क्या लिखा? क्षीर। अब छा का परिवर्तन खा में करेंगे तो बनेगा खीर। क्या बनेगा? खीर। छा का परिवर्तन किसमें किया? खा में, क्या बन गया? खीर बन गया। ठीक है, अगला देखो, जैसे त्रा है तो त्रा का परिवर्तन किसमें करेंगे? त्रा का परिवर्तन ता में करते हैं, वा का परिवर्तन बा में करते हैं, सा का परिवर्तन सा में करते हैं, अणा का परिवर्तन ना में करते हैं। इसमें एक दो अपवाद आपको मिल जाएंगे, वो मैं भी बता दूंगा। ज्ञा का परिवर्तन जा में करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रश्न आपका आया हुआ है गोत्र। कौन सा आया हुआ है? गोत्र। जैसे यहाँ पे प्रश्न आ जाए कोई भी, जैसे लिखा है वणिक, क्या लिखा है? वणिक। आगे प्रश्न जैसे लिखा है सा से स्वसुर, क्या है? स्वसुर। अगला प्रश्न जैसे है अणा से, मैंने लिख दिया स्वर्ण, क्या है? स्वर्ण। आगे जैसे लिखा है ज्ञा से, जैसे लिखा है ज्ञानवान, प्रश्न है ज्ञानवान। अब देखिए हमें करना है परिवर्तन तद्भव में, तो सबको पता है त्रा का परिवर्तन। देखो यहाँ पे त्रा का परिवर्तन छा का किसमें कर रहे हैं? खा में। त्रा का किसमें करेंगे? ता में। तो त्रा का परिवर्तन ता में करेंगे तो क्या बन गया? गोत बन गया। ठीक है भैया। वणिक वा का बा होता है तो बनेगा, अणा का ना होता है बनिया, क्या बन गया? बनिया। ससुर का क्या बनेगा? ससुर बन जाएगा। क्या बनेगा? ससुर बन जाएगा। स्वर्ण का क्या बनेगा? अणा का ना होता है सोना बन जाएगा। ठीक है भैया। और ज्ञानवान का क्या होगा? जानकार होगा। क्या होगा? जानकार होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ परिवर्तन कर दिए बहुत ही आसान तरीके से। आपको ध्यान रखना है कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोत्र का तद्भव पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही है। गोत्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा खिलौना टूटा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पहला दिया है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्वनाम चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही विस्तार से चर्चा उस पर हुई है। मैंने बताया था कि सर्वनाम जो है कुल सर्वनाम 11 होते हैं और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। और भेद कितने प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वहां से प्रश्न आया हुआ है कि मेरा खिलौना टूटा है। आप देख सकते हैं एक शब्द इसमें मुझे मिल गया, मेरा, मेरा शब्द मिला। और ये जो शब्द आया हुआ है, मैंने बताया था जो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको मैंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 भागों कौन कौन से थे? पहला हम लोगों ने पढ़ा था, पहला पढ़ा था पुरुषवाचक, सॉरी पहला पढ़ा था उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। पहला पढ़ा था उत्तम पुरुष। ठीक है भैया। दूसरा हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा पढ़ा था
नंबर 3 अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। अब यहां से हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष में मैंने क्या बताया था, कौन कौन से शब्द आएंगे। उत्तम पुरुष में मैं, ठीक है, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, ये सब, हमें, हमको, हमारा इत्यादि शब्द आए थे। मध्यम पुरुष में क्या था? आप, तुम, आपने इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया था। अन्य पुरुष में क्या था? यह, वह, ये और वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? उत्तम पुरुष में हुआ। उत्तम पुरुष किसका भेद था? पुरुषवाचक सर्वनाम का था। तो फिर मेरा जैसे यहाँ पे मिल गया कि मेरा खिलौना टूटा है, इसका उत्तर क्या होगा? तो क्या उत्तर देंगे? किसमें आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लिंग चैप्टर से प्रश्न है। हिंदी में लिंग पूछे जाए तो दो ही भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होता है, दो ही भेद होते हैं। अब नेता का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जैसे जिन शब्दों के अंत में स्वर बड़ा आ हो तो त्रा में बदल दिया जाता है। कुछ मैं शब्द लिख देता हूं, जैसे नेता है, ठीक है, करता है, अगला है धरता है। ठीक है भैया, देखिए अब यहाँ पे परिवर्तन करना है। नेता पुल्लिंग है, कर्ता पुल्लिंग है, धर्ता पुल्लिंग है। तो यहाँ पे नेता का स्त्रीलिंग रूप बनेगा नेत्री। क्या बनेगा? नेत्री। कर्ता का क्या बनेगा? कर्त्री। क्या बनेगा? कर्त्री। और धर्ता का क्या बनेगा? धर्त्री। क्या बनेगा? धर्त्री। इस प्रकार से हमको जो है सॉल्व करना है। तो हमारा प्रश्न क्या है? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? नेत्री। पहला वाला सही है, बाकी नेत्री गलत है। दोनों सही, दोनों गलत हैं और इनमें से कोई नहीं सही। ठीक है, तो हमारा उत्तर जब पहला सही है नेत्री, तो यही उत्तर सही हो गया। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम नियोजन में रुचि न होने से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें जो आपको लोप चिन्ह दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे शब्द गायब हो गए हैं, उनको पूर्ति करना है, लिखना है। तो जैसे खाद्यान्न, परिवार, कृषि, स्वास्थ्य, चार ऑप्शन दिए गए। अब हमें जोड़ के लिखना होगा कौन सा बिल्कुल सही बना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम खाद्यान्न नियोजन में, ये तो गलत बन रहा है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन में, राष्ट्रीय परिवार नियोजन में रुचि ना होने से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही, बिल्कुल सही। ये परिवार वाला सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम कृषि नियोजन में, नहीं ये भी गलत है। और राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य नियोजन में रुचि ना होने की, नहीं 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 नहीं, ये दूसरा ऑप्शन सही है, परिवार वाला, कि राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन में रुचि ना होने से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। वाच्य से प्रश्न है। वाच्य मैंने प्रैक्टिस में और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी वाच्य से संबंधित प्रश्न आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दो तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वाच्य के भेद कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर देना है 3। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? पहला होता है कर्तवाच्य। कौन सा? कर्तवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ये आपके 3 जो हैं वाच्य हो गए। अब इसका मैंने नियम बताया था कि कैसे आप पहचानेंगे। अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा है तो कर्तवाच्य होगा, पहली बात। और अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसमें आप समझ लेना कि जो क्रिया होगी उस वाक्य में या तो वर्तमान काल में होगी या तो भविष्य काल में होगी, या तो वर्तमान काल में होगी या तो भविष्य काल में होगी। ठीक है भैया, जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न दिया, मोहन ने फल खाया। मोहन ने फल खाया, तो जैसे ही कर्ता के साथ ने मिला कृतवाच्य हो गया। अब प्रश्न आया सीता बाजार जाएगी, सीता के साथ ने तो नहीं आया, तो लास्ट में जाओ क्रिया पे, सीता बाजार जाएगी, गा गी गे, क्रिया भविष्य काल में है,
क्रिया भविष्य काल में है तो कर्ता के साथ ने आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये भी कर्तवाची है, मोहन के साथ ने नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, सभी वर्तमान काल में क्रियाएं आती हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा इसमें कर्तवाच्य में ही प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया था, कर्मवाच्य में के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आप से का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों के साथ में अगर कर्म मिल जाए, कर्म, तभी कर्मवाच्य उत्तर देना है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग भावाच्य में भी हो सकता है। ऐसे शब्द जैसे के द्वारा दे दिया, से दे दिया, तो वो आपको भावाच्य में भी मिल सकता है। तो केवल चिन्हों के आधार पर हम उत्तर नहीं दे सकते कि भावाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। आपको अगर के द्वारा, कर्ता के साथ में के द्वारा और से मिल जाए और साथ में कर्म अगर दिया हुआ है, तो तभी हमारा उत्तर जो है, तभी हमारा उत्तर कर्मवाच्य होगा, जब साथ में कर्म होगा, ठीक है। अब जो भाववाच्य है उसमें देखो, भाववाच्य में क्या होता है, इसमें भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है, अकर्मक क्रिया का बनता है, इसमें मतलब कर्म नहीं होता है, ठीक है। के द्वारा उससे तो मिल सकता है, कर्ता के साथ से भी मिल सकता है, के द्वारा भी मिल सकता है, लेकिन कर्म नहीं होगा। कर्म होगा तो कर्म होगा तो कर्मवाच्य होगा, तो भाववाच्य नहीं होगा। तो पहला प्रश्न क्या है, नमन पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए क्रिया वर्तमान काल में आ गई, क्रिया वर्तमान काल में है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ, और ने का प्रयोग नहीं हुआ तो इसका उत्तर हो गया कृतवाच्य, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर्मवाच्य में रूपांतरण पूछ रहा है। नमन पुस्तक पढ़ता है, ये तो कृतवाच्य है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। नमन पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल में हो गया, कृतवाच्य हो गया। नमन से पढ़ा नहीं जाता, नमन से पढ़ा नहीं जाता। अब देखो से मिला, केवल चिन्ह के आधार पर अगर हम देखते हैं तो मैंने कहा था केवल चिन्हों से नहीं तय करेंगे कि कर्मवाच्य या भाववाच्य है। तो नमन से पढ़ा नहीं जाता, से मिला, से आपको यहाँ कर्मवाच्य में भी मिल सकता है और भाववाच्य में भी मिल सकता है। बस अंतर यह है कि कर्मवाच्य में कर्म होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। तो नमन से पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा नहीं जाता, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये उत्तर होगा भाववाच्य का, ठीक है। इसका उत्तर क्या देंगे, भाववाच्य का। और ये दोनों उत्तर किस में जा रहे हैं, कर्तवाच्य में जा रहे हैं, किसमें, कर्तवाच्य में जा रहे हैं, ठीक भैया। अब देखो नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहां द्वारा मिल गया, ये देखो द्वारा मिल गया। अब द्वारा जैसे ही मिला तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्म भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्म। तो देखते हैं, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, देख सकते हैं यहाँ पे कर्म मिल गया, क्या मिल गया, कर्म मिल गया। तो हमें कर्म भी मिला और द्वारा भी मिल गया, कर्म भी मिल गया और द्वारा भी मिल गया। जैसे दोनों चीजें मिली तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। इसका उत्तर जो है चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया। अब मैंने हाथ जोड़ लिया, दिया तो गलत लग रहा है, जोड़ मैंने भी सही है, जोड़ भी सही है, ठीक है। दिया जो है ये गलत लग रहा है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, दिया में है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा ऊंचा हो, जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जिन वस्तुओं, परिस्थितियों, घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ऐसा नहीं हो सकता, साकेत नगरी मतलब अयोध्या की बात की गई कि स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। राम सीता विवाह के समय की दो पंक्तियां मिलती हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करत न तारा, कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया और वह धनुष अपने जगह से जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया कि हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए अतिशयोक्ति उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति में क्या होता है कि जहां किसी अन्य को कहने वाली बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाए,
वहां पे अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंध्यों आगे कौन हवाल। इसमें कवि बिहारी ने बताया है कि ना ही इस काल में फूल में पराग है ना ही मीठी मधु है और ये भौरा अभी से इन कलियों में खोया रहेगा तो आगे ना जाने क्या होगा। और इसी भौरे के बहाने कवि बिहारी ने राजा जयचंद्र की कामलोलुपता पर व्यंग किया हुआ है। तो अन्योक्त अलंकार वहां होगा, जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो ये सब अन्योक्त अलंकार में आएंगे। तो ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है। यमक, यमक में क्या होता है, जिस रचना है कविता में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हों, जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाए और वाह खाए बौराए जगिया पाए बौराए। तो कनक और कनक दो बार आया, एक कनक सोना एक हो गया धतूरा। जे 3 बेर खाती थे ते 3 बेर खाती हैं, 3 बेर 2 बार आया, तो दोनों के अर्थ अलग अलग। ठीक है, माला फिर जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर मन का एक हृदय हो गया, एक माले का मोती दाना हो गया। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले, घटा और घटा 2 बार आ गया। एक घटा कम हो जाना एक घटा बादल। तो दो दो अर्थ हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हो, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। उपमा में क्या होता है, जहां उपमा में एक किसी वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान होती है उपमा अलंकार में सा सी सम तुल्य समान सदृश्य ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख सकते हैं सागर सा गंभीर हृदय, हमको यहाँ पे एक चिन्ह मिल गया सा। जैसे ही सा मिल गया और आगे फिर से देखो गिरी सा, ये भी मिल गया, सा मिल गया और कहीं पे नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह है हमें उपमा अलंकार में चाहे जैसी पंक्ति आए, अगर उपमा अलंकार होगा तो इनमें से आपको कोई ना कोई शब्द मिलेगा। तो क्या मिला यहाँ पे, हमें सा मिल गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी इसके उदाहरण जैसे कहा जाए मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, सा मिल गया, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, जैसे कहा जाए कि काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का, तो सा मिल गया, उपमा अलंकार हो गया। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नहीं, इसमें तो अभी नहीं मिला, इसकी आगे की पंक्तियां हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी मिला है ये वाला, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी मिलेगी, उपमा अलंकार में आएगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा मिल गया। तो आप ध्यान रखेंगे सा सी सम तुल्य समान सदस्य, इनमें से कोई भी शब्द आपको किसी पंक्ति में दिखाई दे तो उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भर्तमुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। और रस किस धातु से बना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रस किस धातु से बना है, तो श्री धातु से बना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, रस किस धातु से बना है, श्री धातु से बना है। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। जब काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। एक प्रश्न यहां से और भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न बन रहे हैं मैं सभी लिख देता हूं, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर प्रश्न आ जाए कि रस के अवयव कितने होते हैं, अवयव, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो तत्व दे सकते हैं, रस के तत्व कितने होते हैं, रस के आधार कितने होते हैं, रस के साधन कितने होते हैं। ठीक है, रस के आधार कितने होते हैं, ये हो गया। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाए, अवयव तत्व आधार साधन, कोई भी प्रश्न आ जाए उत्तर एक ही देना है, 4। कौन से 4 होते हैं, एक आपका होता है विभाव, कौन सा, विभाव। दूसरा होता है अनुभाव, कौन सा, अनुभाव। एक होता है संचारी भाव, कौन सा, संचारी भाव। एक होता है
स्थाई भाव। कौन सा? स्थाई भाव। तो आप ध्यान रखेंगे कि रस के, यहां से अगर कोई प्रश्न आता है रस के कितने अवयव होते हैं तो उत्तर 4 देना होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव। ठीक है, ये रस चैप्टर जो है अभी वीडियो हम लोग जल्दी से इसको शूट करेंगे, आप लोगों के पास आ जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रश्न पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए रस के कितने भेद होते हैं, रस मुख्यतः कितने होते हैं, तो 9 रस कितने होते हैं, 9 रस होते हैं। और अगर मान्यता की दृष्टि से देखा जाए कि मान्यता कितने रसों की है, तो उत्तर 11 देना है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछ रहा है, अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा तो उत्तर हमें 8 देना है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। इन्होंने अपने जितने नाटक लिखे हैं उसमें शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार तो उत्तर कितना देना है, 8। कोई ऑप्शन है इसमें तीसरा, 8। ठीक है, 9, 11, 8, 10। आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए रस के कितने भेद हैं, नाम आ गया है तो उत्तर 8 ही देना है, यह बात ध्यान रखिएगा। नाम ना दिया हो, रस के कितने प्रकार हैं, भेद हैं, उत्तर 9 देना है। और मान्यता कितने रसों की है, 11 देना है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार उत्तर क्या देना है, 8 देना है। ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अप उपसर्ग का अर्थ है। उपसर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपसर्ग से भी 2-4 प्रश्न आते हैं, जैसे पराजय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग पर लगा देते हैं, उपसर्ग परा उपसर्ग होता है। अप, अपमान, अपमान में उपसर्ग क्या होगा, अप होगा। और इस अप का अर्थ पूछा गया है तो सही उत्तर होगा अच्छा, गलत है, बुरा सही है, कम गलत है, अधिक गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, बुरा। क्या, अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा। अप मीन्स होता है बुरा या हीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम बताना है जो संस्कृत का शब्द हो। जैसे पहला इन्होंने दिया है नया, ये तो तद्भव है। डंक, ये भी नहीं है। धर्म, धर्म गुण होता है। धुर, ये भी नहीं है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने धर्म, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, धर्म गुण होता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। आगे भी बढ़ते हैं। कतरनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कतरनी। बहुत से लोग इसका उत्तर, जब प्रश्न ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अन्य उत्तर दे देते, कहते प्रत्यय में कुछ है ही नहीं, लास्ट वाला मिल जाए तो प्रत्यय, पहले मिल जाए तो उपसर्ग। लास्ट वाला प्रत्यय ऐसे नहीं, प्रत्यय जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, मूल शब्द कैसे बनता है, प्रत्यय कैसे जुड़ता है, जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक हम प्रश्न सही नहीं कर सकते हैं। जैसे कतरनी इन्होंने प्रश्न दिया तो उसमें हम देखते हैं कैसे, मान लो पेपर में जब प्रश्न आएगा तो पूरा पूरा हम शब्द लिखेंगे कतरनी। ठीक है भैया, आप देखो यहां पे कतरना भी हो सकता है, कतरना, ये मान लो क्रिया मैंने बना ली। अगर ना को हटा दिया जाए, ना को हटा दिया जाए तो एक शब्द बनेगा कतर। क्या बनेगा, कतर। और इस कतर में क्या जोड़ा जाए, नी जोड़ा जाए। कतर में क्या जोड़ा जाए, नी जोड़ा जाए। अगर नी जोड़ा गया है तभी तो कतरनी बना है। तो फिर उत्तर क्या मिला है, कतरनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कतर में नी जोड़ेंगे, कतरनी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कतरनी में प्रत्यय कौन सा है, नी है। आगे बढ़ते हैं। छा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छा से संबंधित जो पूछे जाते हैं। मैं एक और बता रहा हूं, यहाँ एक लिखा हुआ है, एक प्रश्न आता है, छा जो वर्ण है ये किस वर्ण के बाद आता है। अधिकांशतः लोगों का उत्तर होता है हा हल के बाद, कहेंगे या रा ला वा, फिर पढ़ते रहेंगे आगे, छा छत्री त्रा त्रिशूल, सॉरी या रा ला वा, फिर तीनों शा पढ़ते, सलजम वाला, खटकोण वाला, सपेरा वाला, हा से हल, फिर छा छत्री लाते हैं। ठीक है, तो कहेंगे हा के बाद आता है। लेकिन जब हम हिंदी शब्दकोश को पढ़ते हैं, हिंदी शब्दकोश को जब पढ़ेंगे तो शब्दकोश में जैसे हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, का के बाद खा, गा, घा, अंगा, ऐसे पढ़ते हैं। शब्दकोश में जब पढ़ेंगे तो का के बाद खा नहीं पढ़ा जाता है, का के बाद छा को पढ़ा जाता है। किसको पढ़ा जाता है, छा को। तो फिर छा किस वर्ण के बाद आएगा, का के बाद आएगा। ये ध्यान रखिएगा, का के बाद क्या आता है, छा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा है, छा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो आप ध्यान रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छा छत्री है, रा त्रिशूल है, ज्ञा ज्ञानी है, और श्रमिक वाला स्रा है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और इनका जो मेल होता है किससे होता है, छा जो है ये का और सा से बनता है, जो त्रा है ये ता और रा से बनता है, जो ज्ञा है ये जा और या से बनता है,
और जो शा है ये शा और रा से बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो छा पूछ रहा है, छा ये पहला वाला का और शा, का और शा कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, का और सा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसे दंड पाने योग्य है, उसे दंड पाने योग्य है तो गलत लिखा है, वह दंड लेने योग्य है ये भी गलत है, दंड लेने योग्य है ऐसा नहीं ये गलत है, वह दंड के योग्य है, उसे दंड देने योग्य है ये भी गलत है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है, वह दंड के योग्य है, हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, इस वाक्य में प्रयुक्त प्राविशेषण शब्द छांटे। कुछ प्रश्न बहुत कठिन, चार ऑप्शन दिए गए। प्राविशेषण पूछ रहा है ना, प्राविशेषण, प्राविशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषणों की विशेषता बतलाएं उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, सीता अत्यंत सुंदर है, सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। इसमें आप देखेंगे जो सुंदर दिया हुआ है ये आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण है। और मैंने कहा कि प्राविशेषण वे होते हैं जो विशेषणों की विशेषता बतलाएं। तो विशेषण क्या है, सुंदर, इसकी विशेषता क्या बतला रहा है, अत्यंत, अत्यंत विशेषता बता रहा है। तो अत्यंत क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया, क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही होगा इसमें, अत्यंत। तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, कठिन थे, कितना कठिन थे, बहुत बहुत कठिन थे। तो बहुत जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, प्राविशेषण तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। कि कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे इस वाक्य में, परंतु प्राविशेषण शब्द छांटिए तो बहुत हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेय प्लस कर की संधि होगी, श्रेयस्कर, 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 श्रेयस्कर। देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, वहां पे एक परिवर्तन मिलता है कि ये नियम में परिवर्तन मिलता है, ये जो विसर्ग होता है इन दोनों विसर्गों का परिवर्तन सा में होता है, किसमें होता है, सा में होता है, और एक दूसरे में बदल दिए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका है, जैसे प्रश्न है नमस्कार, नमस्कार, ठीक है भैया। अब देखो इसका संधि विच्छेद करना है तो हमने ना लिखा, माँ लिखा, अब माँ के बाद सा रहा है, सा का परिवर्तन किसमें करना है, विसर्ग में। तो इस सा का परिवर्तन विसर्ग में, नमः प्लस आगे क्या बचा, कार, बनेगा नमस्कार। ऐसे ही ये प्रश्न है श्रेय प्लस कर, तो इसमें देखते हैं किसमें सा दिया हुआ है, ये सा किसमें दिया हुआ है, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, श्रेयस्कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका उत्तर सही होगा तीसरा, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा जिसमें विशेषण विशेष उपमान उपमेय का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय निम्न में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यह प्रश्न है। प्रत्यय से संबंधित, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। देखो कौन कौन से प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा, तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। अब आप देखेंगे जो कृत प्रत्यय है इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं, क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को, कृत प्रत्यय से बने शब्द को
कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। पहले हम लोग परिभाषा से समझ लेते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो। एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। प्रश्न क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्ययों के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जोड़े जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्रिया वाला हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग। प्रत्यय के कितने भेद, दो। एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा ही कि जो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से ही बने शब्द को कृदंत कहते हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा क्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डा और ढा को कौन सा वर्ण कहा जाता है? डा और ढा को पहला ऑप्शन है सजातीय वर्ण। ये सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण क्या होते हैं देख लीजिए। पहले चर्चा करते हैं सजातीय विजातीय की, उसके बाद अगले अपने आंसर पे आते हैं जो हमारा उत्तर सही होगा। जैसे सजातीय की बात की गई, देखिए सजातीय वे वर्ण होते हैं जो दो समान वर्णों से मिलकर बने। कितने? दो समान वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें सजातीय कहा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं छोटा आ प्लस छोटा, आप देख सकते हैं बड़ा बनेगा, छोटी प्लस छोटी देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बनेगा, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ यहाँ पे मिलाएंगे बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए छोटा छोटा ये समान वर्ण मिले, छोटी छोटी समान मिले, छोटा ऊ समान वर्ण मिले। ठीक है, सब में देख सकते हैं समान वर्ण है। समान वर्ण है तो बड़ा सजाती है, बड़ी सजाती है, बड़ा ऊ सजाती है। तो जब दो समान वर्णों से मिलकर कोई वर्ण बनता है उसे सजातीय वर्ण कहते हैं। और जब असमान स्वरों से मिलकर कोई स्वर बने तो उसे विजातीय कहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक प्रश्न यहाँ कि छोटा के बाद अगर छोटी ई आ जाए, छोटा के बाद अगर ऐसे एड़ी आ जाए, छोटा के बाद अगर छोटा ओ आ जाए, छोटा के बाद अगर ओ आ जाए, इसको अगर मिलाया जाए, इन सबको अगर मिलाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी असमान हैं। जितने लिखे हैं ये स्वर कैसे हैं? सभी असमान हैं, समान ही है। समान तो इधर वाले थे, ये सभी कैसे थे? ये सभी समान वर्ण आए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे असमान है, तो इनको मिलाने पर ए बनता है, इसको मिलाने पर ए बनता है, आ और उ मिलाने पर ओ बनता है, और आ और ओ मिलाने पर औ बनता है। तो ये जो चार आपके लिखे हैं ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें संयुक्त स्वर भी बताया जाता है। ठीक है, तो सजातीय और विजातीय यही होते हैं कि जो दो समान वर्णों से मिलकर बने उन्हें सजातीय कहा जाता है, जो असमान वर्णों से मिलकर बने उन्हें विजातीय कहा जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें जो बताया गया है डा और ढा को वर्ण कहा जाता है, तो द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत उत्तर है। तो द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। डा और ढा को उत्क्षिप्त मतलब फेंके हुए, बाद में आए थे, इनके कई नाम हैं, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, विकसित वर्ण, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुने। विपरीतार्थक का अर्थ होता है जो एक दूसरे के विपरीत हो। क्या हो? विपरीत हो। अमृत पानी, अमृत का पानी ये विपरीत तो हो नहीं सकता, अमृत का पानी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो गया। गरल का सुधा, गरल, गरल क्या होता है? गरल, गरल, और अगला क्या दिया है? सुधा। देखिए अगला दिया है सुधा। ये जो गरल शब्द है इसका अर्थ होता है विष, गरल का अर्थ क्या होता है? विष, और सुधा का क्या होता है? अमृत। तो यही विपरीत सही लग रहा है, विष का क्या होगा? अमृत होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो गया, दूसरा वाला। बाकी साफ स्वच्छ है तो एक ही जैसा लग रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा सही है? दूसरा वाला, गरल सुधा वाला। गरल सुधा वाला हमारा सही हो जाएगा। कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? गरल का अर्थ विष होता है, और सुधा किसका होता है? अमृत का। सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग, ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर है दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कुछ पेड़ थे, 5 पेड़ थे, उनमें से कुछ नाम थे। कल्प वृक्ष था मंदार, जिसे मदार कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है, पहला ऑप्शन सही हो गया। मंदार, मदार हम लोग कहते हैं, तो मंदार सही होगा। केतकी, चमेली, कुसुमकली, बाकी कोई नहीं सही है।
इस मंदार को मदार भी बोला जाता है और भी कई स्थानों पे इसके अलग अलग नाम हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द मंदार है। अगला बढ़ते हैं। अल्लाह शब्द किस भाषा का है? अल्लाह शब्द किस भाषा का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विदेशज शब्द है, अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, ठीक है, चीनी भाषा, कई भाषाओं के शब्द पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले आपको बता देता हूं। जैसे अरबी, एक आपका है अरबी, आपके फारसी भाषा पूछी जाती है, अरबी फारसी है। तुर्की पूछा जाता है, तुर्की है, अरबी फारसी तुर्की। पुर्तगाली पूछे जाते हैं, ठीक है, और चीनी भाषा के हैं, डच भाषा के हैं, फ्रांसीसी भाषा के हैं, जापानी भाषा के हैं, डच भाषा के हैं, यूनानी भाषा के हैं। अलग अलग विदेशी शब्दों में एक शब्द दिया जाता है, पूछे जाते हैं। तो इनमें जो आपके बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे अरबी में आपका आदमी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदमी, औरत, दुनिया, महल, मौसम, वकील, अमीर, कमल इत्यादि शब्द होते हैं। और जो आपका प्रश्न आया हुआ है अल्लाह शब्द किस भाषा का है, ये भी अरबी में ही प्रयोग किया जाता है, अरबी में ही प्रयोग किया जाता है। फारसी में देखते हैं, चलिए ये भी लिख देते हैं अल्लाह। आगे देखते हैं फारसी में, जैसे कारीगर, कुश्ती, खुराक, गुलाब, दरबार, दरबार, दंगल, सरकार, दुकान इत्यादि शब्द प्रयोग किया। तुर्की में देखेंगे तो कैंची, चाकू, कुली है, तमंचा है, चेचक है, तोप है, बारूद है, बंदूक है, बेगम है, लाश है, बहादुर है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी तुर्की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। बहादुर है इत्यादि शब्द होते हैं। पुर्तगाली में जाओगे, पुर्तगाली में अलमारी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अलमारी, ठीक है। तौलिया बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तौलिया है, ठीक है। इसमें कई आते हैं प्रश्न पुर्तगाली में, अनानास, अलमारी, गमला, गोभी, चाबी, पपीता, फीता, बाल्टी, बोतल, संतरा, आलपीन, साबुन, गोदाम, कमरा, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तो अभी ये भी चैप्टर, एक शब्द भेद चैप्टर का नाम है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न है अल्लाह शब्द किस भाषा का है, तो ये अरबी भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर फर्स्ट सही हो जाएगा। फारसी में प्रयोग नहीं होगा, अंग्रेजी में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं। तो अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है, बिल्कुल सही उत्तर है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ये मिश्र वाक्य है। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो मिश्र वाक्य है। आगे क्या कहा गया, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बना के दिए गए, कुछ वाक्य दिए गए हैं, और उन वाक्यों में ऐसा कौन सा वाक्य सही होगा जो मिश्र वाक्य में ऊपर सही सही बना के प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं जो पहला हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है, घर आए तुम 4 बजे मेरे, ये तो गलत है, इससे नहीं बनेगा। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, जब, नहीं ये भी नहीं सही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। घर 4 बजे तुम आए थे, जब तुम घर आए थे तब 4 बजे थे, 4 बजा जब तुम घर मेरे आए थे, ये भी नहीं सही है। अब 2 ऑप्शन बचे, यहां से मैच करते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य वे होते हैं, मिश्र वाक्य की जो शुरुआत होती, जो पहचान होती, कि, जो, वह, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द लगे हों तो वो मिश्रित वाक्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां मुझे जब मिल रहा है और इधर मुझे तब मिल रहा है, जब तब मिल गया, ये तो मिश्र वाक्य है, लेकिन किस वाक्य से बना है, तो जब तुम मेरे घर आए थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। घर 4 बजे तुम आए थे, यहां मैं मैच करके देखता हूं, जब तुम मेरे घर आए थे तब
4 बजे थे, नहीं, जब तुम मेरे घर आए थे, ये यहां से, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ये सही होगा। जब तुम, यहां से शुरुआत हुआ, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। ठीक है भैया, इसको मैच करना पड़ेगा, सब जितने वर्ण दिए गए हैं सबसे एक एक मैच करके हमें रखना पड़ता है, जिसमें सही बनेगा शब्द वही उत्तर सही माना जाता है। एक बार पुनः देखते हैं, यहां जैसे मैंने बताया दूसरा सही होगा, जब, यहां से लिया तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ये सही है। अब यहां से अगर मैच करोगे, जब तुम आए थे, तो देखो घर छूट रहा है, घर इधर पहले आ गया, तो इसलिए ये भी गलत होगा, हमारा उत्तर क्या है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द के उदाहरण हैं। विशेषण, देखिए कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनका निर्माण संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है, उसमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय जोड़ने के बाद उनका निर्माण होता है। तो देखते हैं, जैसे समाज दिया है, समाज में अगर हम इक जोड़ दे तो बनेगा सामाजिक, तो विशेषण सामाजिक होता, लेकिन समाज दे दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत। भारत में अगर ई जोड़ दिया जाए तो भारतीय बनेगा, तो विशेषण हमारा भारतीय होगा ना कि भारत होगा, तो भारतीय होता तो सही होता। आगे देखते हैं, भारतीय, इन्होंने देखो अब उत्तर ही सही लिख दिया, भारत में ई प्रत्यय जुड़ेगा, भारतीय बनेगा, यही विशेषण होगा। और जैसे अगला धन दिया है, धन में वान जोड़ा जाता तो धनवान होता, तो विशेषण होता। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, भारतीय। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है? संबोधन में क्या होता है? संबोधन में हे, अरे, वाह, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है विस्मयवाचक चिन्हों के साथ में। तो जो आपका प्रश्न दिया गया है उसका हम पहले ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या दिए गए हैं। ही, से, अरे, ने, तो इसमें अरे, अरे संबोधन में क्या किया जाता है? अरे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? काल से प्रश्न आया है, काल चैप्टर से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काल से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि 14 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से काल के कितने भेद होते हैं? 3, जिसमें हम एक पढ़ते हैं वर्तमान काल, एक पढ़ेंगे भूतकाल, और एक पढ़ते हैं भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। ये 3 भैया भेद हैं। ठीक है, अब देखो आप, जैसे पहला वर्तमान काल दिया है, इसके 5 भेद पढ़ेंगे, भूतकाल के 6 पढ़ेंगे, भविष्य काल के 3 पढ़ेंगे, तो 6, 5, 11, 3, 14, 14 भेद होते हैं। तो ये जो प्रश्न आया है, पहला ऑप्शन भूतकाल दिया है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उसमें एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल। कौन सा? आसन्न भूतकाल। एक होता है पूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण। एक होता है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। एक होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब आप देखें, जैसे यहां पे कहा गया मैंने आम खाया है, तो सामान्य भूतकाल की पहचान होती है जिन शब्दों के अंत में आ, ई और ए आए वो सामान्य भूतकाल होता है। तो यहाँ पे आ है मिला है, तो ये आसन्न की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है और आहूं, ऐसा भी अगर आ रहा है तो इन सबका प्रयोग किसमें होगा? आसन्न भूत में होता है। तो आ है, यहाँ पे देखिए हम आ है, ये मिल रहा है आपको, आ है, या में से क्या मिला? बड़ा आ। ठीक है, तो भूतकाल का उत्तर सही हो जाएगा आसन्न भूत। अगर भेद दिए जाते तो हम आसन्न भूत के साथ आ जाते। ठीक है, भेद नहीं दिए गए तो भूतकाल के ही 6 भेद हैं, आसन्न भूतकाल उसी में आता है। आसन्न का मतलब तत्काल, जो अभी अभी तुरंत कार्य हुआ हो वो कार्य। मैंने आम खाया है तत्काल की बात है, तो ऑप्शन भूतकाल वाला सही हो जाएगा। लकड़ियों का समूह, आप देखेंगे यहाँ पे समूह को रेखांकित किया गया है। ठीक है, रेखांकित पर समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। लकड़ियों का समूह, अब समूह जो लकड़ियों का होता है उसके लिए कौन सा शब्द? गट्ठर, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, रेवड़, टुकड़ा, ढेर और कोई नहीं, ढेर नहीं। लकड़ियों का क्या होता है? गट्ठर होता है, लकड़ियों का
गट्ठर होता है। ऑप्शन जो है हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, पहला ऑप्शन सही है, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। शरीर का कोई भाग, जब शरीर का कोई भाग, भाग के लिए एक शब्द प्रयोग होता है अवयव। अवयव कहते हैं अंग को, शरीर के अंग को, ठीक है, भाग को। तो यहाँ पे अवयव उत्तर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन पहला दिया गया है अवयव। कथन गलत है, कहानी गलत है, कहना गलत है। शरीर का कोई भाग जो है अवयव कहलाता है। अवयव मतलब अंग होता है, शरीर का अंग या भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविचल बहुत देर से टहल रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अविचल बहुत देर से टहल रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसको हम देखते हैं हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है सकर्मक क्रिया। हमने आपको बताया था सकर्मक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में कर्म साथ में हो, जिन वाक्यों में कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिन वाक्यों में कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कहा जाए मोहन फल खाता है, क्या खाता है, फल, कर्म मिल गया तो ये सकर्मक हो गया। दूसरा प्रश्न है सीता हंसती है, क्या हंसती है, उत्तर नहीं है क्योंकि कर्म नहीं है। और अगर मान लो आप उत्तर में कौन से प्रश्न कर रहे हो, क्या हंसती है सीता, क्या कौन हंसती है सीता, क्या हंसती है, उत्तर नहीं आएगा। कौन हंसती है सीता, उत्तर में केवल अगर कर्ता आए तो अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहते हैं। जैसे कहा जाए शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है, शिक्षिका स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो यहाँ पे उत्तर होगा प्रेरणार्थक। तो इसलिए ऑप्शन जो है तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, चौथा संयुक्त क्रिया उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। मैंने आपको इसके पहले भी एक प्रश्न आया हुआ था रस से संबंधित कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। तो वहां पे एक मैंने प्रश्न बताया था कि रस के अवयव कितने होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, रस के तत्व कितने होते हैं, रस के आधार कितने हैं, साधन कितने हैं। सबका एक ही उत्तर था 4। एक विभाव बताया था, एक अनुभाव बताया था, एक संचारी भाव, एक व्यभिचारी भाव। तो जो संचारी भाव होता है उसी का एक दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा व्यभिचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी भाव है। ये उत्तर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जहां काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। अलौकिक या विचित्र की बात की गई, अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, तो वहां पे होता है विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस। इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन देंगे। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य रस होता है। जैसे एक यहाँ पंक्ति मिलती है, जब कृष्ण जी माटी को खाते हैं तो मैया यशोदा कहती हैं अपना मुख खोलो देखें क्या खाए हुए हो। तो वहां 2 पंक्तियां मिलती हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो ये अद्भुत, विस्मय या आश्चर्यचकित होने की बात है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अद्भुत रस, विस्मय अद्भुत रस। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ औ का उच्चारण स्थान किससे होता है। देखिए ये आपके संयुक्त तो स्वर हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जैसे ओ और औ की बात आती है, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है। ये जो अ है इसका निर्माण होता है छोटा आ और छोटा उ से। अब छोटा आ का उच्चारण देखो किससे होता है, छोटा आ का उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है, कंठ से। और छोटा ऊ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से। किससे होता है, ओष्ठ से। अब ये दोनों मिला के आ और उ मिला के ओ का निर्माण होता है। ओ और औ को पूछ रहा दोनों को, तो दोनों किससे बने हैं, कंठ और ओष्ठ से। तो इसलिए कंठोष्ठ उत्तर जो है वो आपका सही हो जाएगा। हमारा आंसर जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही है, कंठोष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, कर पहला ऑप्शन दिया है सूर्य। सूर्य तो नहीं होता है क्योंकि रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणि, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य,
ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। उसका अर्थ जो है कर से संबंधित सूर्य नहीं है, बाकी हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। तो कौन सा नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, सूर्य। ये नहीं है, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं, क्रिया के। और क्रिया कैसे बनती है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, रहना, खेलना, दौड़ना। तो एक बात पता चल रही कि जैसे चलना क्रिया है, ना प्रत्यय हटा दिया जाए तो चल धातु है। पढ़ना क्रिया है, ना प्रत्यय हटा दिया जाए पढ़ धातु है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो गंदगी, बंदना, फर्राटा, अंधेरा। आप ना देखेंगे, वंदना में ना मिल रहा है, तो ये हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्रिया से निर्माण हुआ है। जिसका क्रिया से निर्माण होगा वो कृत प्रत्यय में प्रयोग होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ लिखा जाए वह साफ और स्पष्ट हो, धुंधला हो, कठिन हो, मलिन हो। तो जो कुछ लिखा जाए, ये तो सबको पता है, बहुत आसान प्रश्न आगे, कि जो कुछ लिखा जाए वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, धुंधला गलत है, धुंधला नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, मलिन नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ लिखा जाए वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपके आज 37 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करा दिए, और अगली बार एक और प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। तो आज यहीं तक, अगली क्लास होगी तो इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।